नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे? तो पहला है अ डे टू एम्बॉडी द ट्रू स्पिरिट ऑफ साइंस। तो साइंस की ट्रू स्पिरिट की यहाँ पे बात हो रही है। इस आर्टिकल में सीपी राजेंद्रन साहब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल साइंस डे को हमें इस प्रकार से मनाना चाहिए। नेशनलिज्म के साथ साइंस को जोड़ना सही नहीं है। साइंस का बेसिक एथो ये है कि जो सेट कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको जो चैलेंज कर सके और नए इनोवेटिव आइडिया सामने लेके आ सके, वो साइंस है। अगर आप साइंस को नेशनलिज्म के साथ जोड़ोगे तो वो गलत है। हालांकि वैसे तो देखने में प्राइमा फेसी लग रहा है कि सरकार के स्टेप्स को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत बैलेंस्ड व्यू पॉइंट से बता रखा है कि एक्चुअली में साइंस है क्या और कैसे साइंस हमारी डेवलपमेंट में मदद कर सकती है। छोटा सा डिस्कशन होगा इस आर्टिकल का, इसको देखेंगे। फिर यूक्रेन के अंदर हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। ज्यादातर वो मेडिसिन की पढ़ाई करने गए हैं यूक्रेन के अंदर। अब ओवरऑल हमारे इतने मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में गए हैं पढ़ने के लिए। इसी कंटेक्स्ट में यूनियन बजट में हेल्थ के रिस्पेक्ट से जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये बोलना है कि जो हमारे देश के स्टूडेंट्स दूसरे में देशों में जा रहे हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, उनको रोको और कैसे ना कैसे करके उनको इंडिया के अंदर ही मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करो। ये जो हमारे पीएम मोदी और हमारी सरकार का जो एक आप कह लो पॉलिसी प्रेरोगेटिव है, क्या ये पूरा हो सकता है? क्या हम अपने स्टूडेंट्स को बाहर के कंट्रीज में जाके मेडिसिन पढ़ने से रोक सकते हैं, इंडिया के अंदर रिटेन कर सकते हैं? इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट है, इसको यहां पे देखेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा है आपका अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन एंड रशिया, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे बातचीत की गई है, इसे यहां पे देखेंगे। जो नेक्स्ट दो आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूं, एक तो बीजेपी लूजिंग ग्राउंड इन उत्तर प्रदेश, पॉलिटिकल आर्टिकल है तो अभी के लिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे प्लास्टिक की प्रॉब्लम को, प्लास्टिक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को इंडिया में कैसे टैकल किया जाए, इसके बारे में एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखेंगे। और सीपीआई मार्क्सिस्ट, ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है केरला की, इसकी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्या ऐसा आरिफ मोहम्मद खान साहब यहां पे क्या कर रहे हैं? कैसे सरकार राजभवन के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश कर रही है? इस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल है, इसको यहां पे देखेंगे। तो टोटल 5 आर्टिकल्स हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं सबसे छोटे आर्टिकल से, अ डे टू एम्बॉडी द ट्रू स्पिरिट ऑफ साइंस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, इससे खासा मदद मिलती है। तो भाई गवर्नमेंट साइंस वीक ऑर्गेनाइज कर रही है। देखिए, नेशनल साइंस डे आता है 28 फरवरी को। इस दिन हमारे सीवी रमन साहब ने लाइट स्कैटरिंग के फिनोमिना को डिस्कवर किया था। नोबेल का फिजिक्स प्राइज भी उनको मिला हुआ है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब ओवरऑल इसलिए हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं 28 फरवरी को। इससे एक हफ्ता पहले पूरा सरकार क्या मना रही है? साइंस वीक मंगा रही है, जिसको आप बोलते हो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है भाई, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अगर कुछ भी करती है, साइंस की स्पिरिट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ भी करती है, तो वो हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन ओवरऑल ऑथर यहां पे बोल रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को, साइंस की अपॉर्चुनिटी को नेशनलिस्टिक मिशन के साथ जोड़ देना, वो यहां पे गलत है। ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। ट्रू स्पिरिट ऑफ साइंस को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, और कोई भी ऐसा स्टेप जो हमारे इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स को कर्टेल करता है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को कमजोर करने की कोशिश करता है, उसे हमें रोकने की जरूरत है। ऐसा भी यहां पे ऑथर बोल रहे हैं। तो बेसिकली सरकार की ये जो स्टेप है कि नेशनलिज्म के साथ साइंस को जोड़ो, ये गलत है। सरकार का क्या है कि भाई नेशनलिज्म के साथ साइंस को जोड़ो, मतलब अगर आप साइंस में परस्यूट करके कुछ भी अच्छा करते हो तो आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। अगर इस प्रकार की आइडियोलॉजी है, ये सही नहीं है। यहां पे ऑथर का बोलना है कि भाई साइंस बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट तरीके से काम करनी चाहिए, इसमें नेशनलिज्म जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसमें आप नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को ढूंढो और उन इनोवेटिव सॉल्यूशंस को आप क्वेश्चन करके ढूंढो। अब ऑब्वियसली बात है, ऑथर यहां पे यही कहना चाह रहा है कि पास्ट में जब भी पोएटिक्स में या साइंस में कुछ भी नया ढूंढा गया है, तो वो नया प्रिवेलिंग कल्चरल ट्रेडिशंस के अगेंस्ट किया है। तो यहां पे भी अगर हम नेशनलिज्म के साथ चीजों को जोड़ने लगेंगे तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। साइंस के रिस्पेक्ट में ऑथर ये बोल रहा है कि चाहे वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे ईस्टर्न कल्चर हो, चाहे अरब हो, इंडियन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, इन सब में कहीं ना कहीं साइंस में अपना रोल प्ले किया है। तो जब भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स की बात होती है, तो कोई भी ये साइंटिफिक अचीवमेंट्स कर सकता है
आप किस जगह के हो, आप अरब हो, चाइनीज हो, इस बात से डिपेंड नहीं करता। सबने कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंस में अपना रोल प्ले किया है। किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई नई खोज की गई है तो प्रिवेलिंग कल्चरल नोशंस को चैलेंज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है अरब मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर ओमार खयाम का। ओमार खयाम ने भी कुछ ऐसी खोजें की थी जो कि इस्लाम के इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खोज की, ओवरऑल आगे बढ़े। तो चाहे धार्मिक कट्टरता हो, चाहे बहुत हद से ज्यादा नेशनलिज्म हो, जब भी साइंस की बात होती, साइंस एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। साइंस में ना कोई इंडियन होता है, ना अमेरिकन होता है, ना चाइनीज होता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से साइंस को नेशनलिज्म के साथ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म के दम पे अपने आप को और प्रेशराइज करके, फोर्स करके, एक्ट करके इन्होंने अपनी साइंस को डेवलप किया है और अपने देश को आगे बढ़ाया है। तो जब तक हम साइंस को इंडिया में नेशनलिज्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे देश के नागरिकों के अंदर वो जोश उत्साह नहीं आएगा साइंस में आगे बढ़ने का, और जब तक साइंस हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे एज अ कंट्री। ओके, और फिर कुछ और फिलोसॉफिकल टाइप की बातें यहां पे कर रहे हैं ऑथर, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस इन द अलायंस ऑफ ऑल फ्री स्पिरिट्स इन ऑल कल्चर्स, रेबेलिंग अगेंस्ट द लोकल टिरेनी दैट ईच कल्चर इंपोजेस ऑन इट्स चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन टिरेनी इंपोज, मतलब कल्चर टिरेनी इंपोज करता है, साइंस उसके अगेंस्ट बात करती है। जैसे कि इंडिया में अगर आप देखो तो हिंदुइज्म की जो ट्रेडिशनल नोशंस हैं, और इस्लामिक और यूरोपियन सोसाइटीज में भी जो ट्रेडिशनल नोशंस थे, उन्होंने साइंस की डेवलपमेंट को रोका, लेकिन साइंस आई, उसने उस ट्रेडिशनल नोशंस को हराया, आगे बढ़ी। इस प्रकार की बातें देखिए इस आर्टिकल में बताई जा रही हैं यहाँ पे। तो एक कह सकते हैं फिलोसॉफिकल किस्म का आर्टिकल है ये। वैसे तो ये सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, बट सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ साइंस की यहां पे बात हो रही है, और साइंस को किसी नेशनलिज्म या कल्चरलिज्म के साथ ना जोड़ा जाए, इस प्रकार की व्यू पॉइंट यहां पे ऑथर दे रहे हैं। याद रखिएगा नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होता है। तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, टैकलिंग द प्लास्टिक प्रॉब्लम। The UN Environment Assembly meet could finalize a way forward for global cooperation in reducing plastic consumption. देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा। ये रिपोर्ट क्या बोल रही है, ये रिपोर्ट ने एक्चुअली ये रिपोर्ट लास्ट ईयर रिलीज की गई थी। उसने ये एस्टिमेट किया था कि जो प्लास्टिक वेस्ट के एमिशन से एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पानी में, चाहे वो पॉन्ड हो, रिवर हो, ओशंस हो, वो 3 गुने हो सकते हैं 2040 तक, अगर प्रॉपर तरीके से सही समय पे एक्शन नहीं लिया जाता है। अब प्रॉपर समय पे सही तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता है, तो इस एक्शन को लेने के लिए ही यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट असेंबली मिल रही है फ्रॉम फरवरी टू मार्च 2022। और यहां पे हो सकता है कि ओवरऑल प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम को टैकल करने के लिए कुछ मीनिंगफुल डिस्कशंस हो, कुछ मीनिंगफुल स्टेप्स लिए जाएं। प्लास्टिक प्रोडक्ट जैसे कि बैग्स, बॉटल्स, ये सब बहुत कन्वीनियंट होते हैं, लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि जल्दी डिकम्पोज नहीं करते। तो आपने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक को इस्तेमाल किया, प्लास्टिक को अपने डस्टबिन में फेंक दिया, वो डस्टबिन आपके घर से बाहर निकल जाएगा, कहीं जाके डंप हो जाएगा, लेकिन वो प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी, और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। और यही प्लास्टिक जब पानी में पहुंच जाती है, तब माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी मैरीन लाइफ को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाती है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनता, इनफैक्ट दुनिया की एक बहुत बड़ी जनता, मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन मैरीन लाइफ। तो ये प्लास्टिक्स जब एक्वेटिक इकोसिस्टम में पहुंचते हैं, तो मैरीन फिशरीज और वाइल्ड लाइफ, जो मैरीन वाइल्ड लाइफ है, वो इनको कंज्यूम करती है, और मरीन वाइल्ड लाइफ की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। यही मैरीन वाइल्ड लाइफ या तो मर जाएगी, तो आपका फिश कैच कम होगा, या फिर इस मैरीन वाइल्ड लाइफ को पकड़ के लोग मछलियां खाएंगे, और वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स इन मछलियों के अंदर थे, वो ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाएंगे, और ह्यूमन बॉडी की भी यहां पे डिजीज वाली जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी, ओवरऑल बीमारियां यहां पे शुरू हो जाएंगी। तो प्लास्टिक वेस्ट जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में पहुंचता है, ये ह्यूमन रेस के लिए खतरनाक है, ये बात हमें यहां पे समझ में आई। अब जब प्लास्टिक्स की कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी की बात की गई, तो ये क्या है? देखिए 2 शब्द यहां पे बताए गए, एक तो है प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, एक होती है कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। प्लास्टिक से जो नुकसान है वो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी की वजह से होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखिए प्लास्टिक को बनाने वाली लिमिटेड कंपनीज है, पन्नियां बनाने वाली जो कंपनीज है वो लिमिटेड है, 1-2 कंपनीज बड़े स्केल पे प्लास्टिक्स बना सकती हैं। उन प्लास्टिक्स को इंडिविजुअल्स इस्तेमाल करते हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे लोग। तो पहले जब मैं छोटा था तो मुझे अक्सर के याद है कि मम्मी कहती थी जाओ बेटा आटा ले आओ, तो 2 किलो आटा लेके आया, पन्नी में आटा लेके आया और पन्नी फेंक दी। उस समय पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों के अंदर कि हाँ भाई ये प्लास्टिक्स पॉल्यूशन कॉज कर सकती है, ठीक है।
तो लोग अपने अपने लेवल पे प्लास्टिक्स कंज्यूम करते हैं और उनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, आपके कंजम्पशन की वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इसको बोलते हो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। और प्रोडक्शन की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। प्लास्टिक्स में ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट आता है कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी से। जो पॉपुलेशन प्लास्टिक यूज करती है और प्लास्टिक को जिस प्रकार से डिस्पोज करती है, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। और इसको एसेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंज्यूमर्स, अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। वो अलग अलग कंडीशंस में है, अलग अलग एनवायरनमेंट में है, उनकी अपनी अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन है। तो हर प्रकार के कंज्यूमर के ऊपर आप एक तरीके का नियम कानून नहीं लगा सकते। अगर आप लगा दोगे तो फिर वो एक एफिशिएंट स्टेप नहीं माना जाएगा। समझ गए? तो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी को रोकना तो फिर भी आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो बड़े तादाद में केमिकल्स एमिट कर रही है बाहर के लोकल रिवर रिसोर्सेज में, तो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है। तो उस पर्टिकुलर कंपनी की आउटसाइड डिस्पोजल को अगर आप ठीक तरीके से ट्रीट करो, ठीक है ना, उसके जो पॉल्यूशन एफ्लुएंट है, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको सही समय पे कंट्रोल कर लो, तो साइड इफेक्ट को रोका जाता है। लेकिन कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, ये जो पॉलिथिन्स, ये जो प्लास्टिक एक बड़े स्केल पे अलग अलग कंज्यूमर्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रही है, कहां कितनी पॉलिटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक्स, कैसे उसको डिस्पोज कर रहे हैं, ये आइडिया लगा पाना, उसको फिर रोक पाना, ये अपने आप में मुश्किल है। इसको रोकना, इसको रोकने के लिए जो कॉस्ट लगने वाली है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। वैसे तो दुनिया भर के रीजन्स ने, बहुत से रीजन्स ने प्लास्टिक्स को बैन किया, ठीक है ना। प्लास्टिक बैन करने से नो डाउट एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट निकल के आता है, इंटरजनरेशन इक्वलिटी निकल के आती है, मैरीन लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सॉइल क्वालिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। नो डाउट प्लास्टिक बैन से बहुत कुछ होता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्लास्टिक बैन से कुछ गलत चीजें भी होती है। एक तो इनकन्वीनियंस बढ़ता है कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स के पास जल्दी कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है नहीं, अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है भी तो वो महंगा है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप दुकानों में जाके आटा वगैरह खरीदो, अब भाई हम पहले आटा पन्नी में लेके आते थे, पन्नी पड़ती थी सस्ती। अब क्या होता है कि हमको आटे के लिए एक जूट बैग सा वो दे देंगे, ठीक है भाई। अब वो जूट बैग 10-15 रुपए का होता है, तो जल्दी लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। तो घर से अगर कोई चीज मिल गई तो हम लोग उसी में आटा भर के ले आते हैं। बट कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स का जो इनकन्वीनियंस है बढ़ता है। कंज्यूमर्स को लगता है कि यार क्या है यार, हम लोग को मतलब पहले जो चीज कन्वीनियंटली वो कैरी कर सकते थे, अब वो नहीं। हर कोई इंसान बैग लेके नहीं चलता घर पे, कहीं घर से कहीं वापस घर की तरफ जा रहे हैं, एकदम से फोन आ गया ये सामान आ जाओ, तो कैरी करने में प्रॉब्लम हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट बढ़ जाती है, प्लास्टिक की बजाय जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं वो महंगे अवेलेबल हैं। प्लस प्लास्टिक्स को पैदा करने वाली जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। तो ओवरऑल प्लास्टिक के आउटराइट बैन के नुकसान भी हैं। अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, और ये नुकसान इकोनॉमी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए ओवरऑल हमें एक ऐसे सस्टेनेबल स्टेप्स की जरूरत है जिनकी कॉम्प्लियंस कॉस्ट कम है। मतलब ठीक है, प्लास्टिक से पॉल्यूशन हो रहा है, तो प्लास्टिक्स के ऊपर इको फ्रेंडली टैक्सेस लगा सकते हो, आप प्लास्टिक्स को बैन कर सकते हो, ओवरऑल अल्टरनेटिव्स को लेके आ सकते हो, प्लास्टिक्स की यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन कोई भी स्टेप आप इस प्रकार से लीजिए, कोई भी स्टेप इस प्रकार से लीजिए कि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। ठीक है भाई, ये बातें यहां पे बताई जा रही हैं। तो किस प्रकार का टैक्स लगाना है, कैसे प्लास्टिक्स को बैन करना है, किस जगह पे प्लास्टिक्स का डिस्पोजल कैसे करना है, प्लास्टिक्स के बजाय दूसरा सब्स्टिट्यूट कौन सा इस्तेमाल करना है, इन सब के लिए आपको रीजन वाइज एनालिसिस करनी पड़ेगी और आइडियाज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। रेगुलेशन यहां पे बहुत जरूरी है, एफिशिएंसी ऑफ रेगुलेशन। प्लास्टिक यूजेज का रेगुलेशन में क्या एफिशिएंसी है, कैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक्स के यूजेज को रोकने के लिए अगर मान लो उसके ऊपर कोई टैक्स लगा रहे हो, तो टैक्स लगाने का खर्चा कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लियंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहना यह कि मान लो आपने प्लास्टिक यूजेस के ऊपर टैक्स लगा दिया, अब उस टैक्स को इंपोज कराने में जितना खर्चा हो रहा है, प्लास्टिक के ऊपर जो लगा हुआ टैक्स है वो उससे ज्यादा होना चाहिए। पता चला कि सरकार अपने ही जेब से एक्स्ट्रा पैसा खत्म कर रही है प्लास्टिक के यूजेज को रोकने के लिए। अब ये प्लास्टिक के टैक्सेस आप किस पे लगा सकते हो, इसको आप कह सकते हो इन्वायरमेंटल टैक्सेस या इको टैक्सेस। तो या तो प्लास्टिक पैदा करने वाली कंपनीज के ऊपर आप प्लास्टिक टैक्सेस लगा सकते हो, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जो प्लास्टिक बना रही हैं, अगर आप उनके ऊपर टैक्स लगाओगे तो प्लास्टिक वो महंगी बेचेंगे आगे कंज्यूमर्स को, तो भाई कंज्यूमर्स कम प्लास्टिक खरीदेंगे, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा, किस जगह पे लोग कितनी ज्यादा प्लास्टिक्स कंज्यूम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए कैसे आप उनको रोक सकते हो। दूसरा, प्लास्टिक्स के बहुत सारे सोशल कॉस्ट भी हैं। सोशल कॉस्ट कैसे हैं कि प्लास्टिक्स आपने इस्तेमाल करी,
वो प्लास्टिक एक्वेटिक इकोसिस्टम में चली गई, वहां पे मछलियों ने उसको खा लिया, तो मछलियां मर गई, तो मछुआरों को मछलियां नहीं मिल रही हैं, तो मछुआरों की डेली लाइफ पे फर्क आ गया, उनका लाइवलीहुड बंद हो गया। मछलियां मिली भी तो लोगों ने खा ली, लोग बीमार पड़ गए, तो हेल्थ कॉस्ट बढ़ गई। ये भी एक प्रकार की सोशल कॉस्ट है इस प्रकार के प्लास्टिक यूजेज की। तो अगर आप इकोलॉजिकल टैक्सेस लगाते हो तो इकोलॉजिकल टैक्सेस से जितना पैसा आ रहा है वो पैसा इनफ होना चाहिए इस प्रकार की मुसीबतों को टैकल करने के लिए, तब जाके आपका प्लास्टिक कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाने का कुछ फायदा है। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, आर्टिकल में यही स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि प्लास्टिक के प्रोडक्शन को रेगुलेट करना है। आउटराइट बैन भी सही नहीं है, जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से रेगुलेशन करना है और रेगुलेशन की एफिशिएंसी को मॉनिटर करना है, यह बताया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेजर्स में 3 मेन कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज बताई जा रही हैं। जो एक्सेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज हैं जो कि इन्वायरमेंटली इंपैक्ट करें, मतलब आपने ऐसी कोई सब्सिडी दे दी जिससे प्लास्टिक प्रोडक्शन को अप्रूवल मिल रहा है, तो वो गड़बड़ है। ऐसे टैक्सेस लगा दिए जिनका कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लायंस ज्यादा आ रहा है, सरकार की जेब से निकलने लगा पैसा पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए, तो इस प्रकार के टैक्सेस सब्सिडीज को देखना पड़ेगा। दूसरा, टेकिंग इनटू अकाउंट द डिफरेंट टाइप्स और ग्रेड्स ऑफ पॉलिटिक्स, किस तरीके की प्लास्टिक्स बनाई जा सकती है, किस तरीके की प्लास्टिक्स नहीं बनाई जा सकती, कौन सी प्लास्टिक ज्यादा डिस्पोजेबल है तो उनको बना लो, जो प्लास्टिक्स डिस्पोजेबल नहीं है उनको नहीं बनाओ, इस प्रकार के स्टेप्स देखने पड़ेंगे। और टैक्सेस को रीस्ट्रक्चर करना इस हाल में कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैनर से चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकें, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा हो, प्लास्टिक्स का रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से हो, एफिशिएंट तरीके से हो, इस प्रकार की बातें यहाँ पे की जा रही। डिस्पोजल मैकेनिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, यूज ऑफ वेस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव यूजेज लाइक रोड्स, इस प्रकार के भी बहुत से स्टेप यहाँ पे बताए गए। तो ठीक है, काम भर की चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आर्टिकल है CPIM वॉक्स द टाइट रोप, द गवर्नर गवर्नमेंट स्टैंड ऑफ हैज लेड टू क्वेश्चंस अबाउट द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। देखिए, गवर्नर के रोल के ऊपर तो हमेशा से ही सवाल उठाए जा रहे हैं, आज का टॉपिक नहीं है, हमेशा का टॉपिक है। यहां पे स्पेसिफिकली केरला के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। केरला में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब सरकार के लिए प्रॉब्लम उठा रहे हैं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। तो CPI मार्क्सिस्ट लेड जो LDF की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये समय समय पे आरिफ मोहम्मद खान की बुराई करते रहते हैं। ये आरिफ मोहम्मद खान साहब केंद्र की सरकार को डिफेंड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनको तो करना ही पड़ेगा, केंद्र की सरकार ने उनको अपॉइंटमेंट किया है। केरला की सरकार अक्सर कर राजभवन के साथ थोड़ा बहुत मतलब मांडवली करने की कोशिश करती है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ है कि केरला की सरकार और पिनराई विजयन साहब ने राजभवन के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है, बट ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है आरिफ मोहम्मद खान साहब के ऊपर कि केरला की सरकार को ठीक तरीके से काम नहीं करने दे रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब बजट सेशन हुआ असेंबली में, केरला की असेंबली में, तब मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने गवर्नमेंट का जो पॉलिसी एड्रेस होता है ना हर साल के लिए, और अगले साल के लिए जो पॉलिसी एड्रेस होता है, इसको अप्रूवल देने से मना कर लिया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है। हमारे यहाँ पे सरकार केंद्र में अगर बजट की स्पीच देती है और उसके बाद अपने पूरे साल की पॉलिसी को बताती है मोशन ऑफ थैंक्स, तो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। किसका? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ही देता है मोशन ऑफ थैंक्स, सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। अब इस प्रकार के पॉलिसी स्टेटमेंट्स में राज्य में अगर गवर्नर रोड़ा पैदा करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और गवर्नर ने रोड़ा कब पैदा किया? तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या किया कि एक बीजेपी लीडर को एडवाइजरी बोर्ड के रेल में राजभवन में अपॉइंट किया। एक बीजेपी के लीडर को एडवाइजरी रोल में राजभवन जहां से गवर्नर काम करते हैं वहां पर अपॉइंट किया गया। तो एक ब्यूरोक्रेट ने यहां पे सवाल उठा दिया कि भाई आप पॉलिटिकल फंक्शनरीज को गवर्नर के एडवाइजरी रोल में अपॉइंट नहीं कर सकते। इस बात पे आरिफ मोहम्मद खान साहब इतने ज्यादा नाराज हो गए कि यहां पे उन्होंने, ये जब बजट सेशन चल रहा था केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली का, वहां पे गवर्नमेंट के पॉलिसी एड्रेस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बाद में ओवरऑल जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने लगी तो पिनराई विजयन साहब खुद गए खुद यहां पे बातचीत करने की कोशिश की, और वो ब्यूरोक्रेट जिसने गवर्नर के इस बीजेपी के प्रेसिडेंट को, मतलब बीजेपी के एक पार्टी लीडर को अपॉइंट करने वाला जो प्रोसेस था जिसको रोका था, जैसे कि एक ब्यूरोक्रेट ने जो कि केरला के राज्य डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, इसने गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को एडवाइजरी रोल में नहीं रख सकते। तो इसके अगेंस्ट जब गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने अपना स्टैंड पकड़ लिया बजट सेशन के दौरान, तब जाके ओवरऑल उस पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। तो उसके बाद से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस लेड सरकार, कांग्रेस यहाँ पे क्रिटिसाइज करने लगी कि भाई आप तो आरिफ मोहम्मद खान साहब को पैसिफाई कर रहे हो, वो गलत कर रहा है। और केरला की सरकार खुद ही आरिफ मोहम्मद खान को यहाँ पे पैसिफाई करने में लगी है, प्लेसेट करने में लगी हुई है।
अरे उस ब्यूरोक्रेट ने क्या गलत बोला था? उस ब्यूरोक्रेट ने यही तो बोला था कि राजभवन में पॉलिटिकल लीडर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता एडवाइजरी रोल में। तो क्या गलत बोल दिया? उसको बोलने से आपने उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है केरला के अंदर। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब समय समय पर न्यूज में रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केरला की राज्य सरकार ने इनके साथ चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की है। कई बार पिनराई विजयन साहब ओवरऑल यहां पे जाके मिले, आरिफ मोहम्मद खान के साथ चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। केरला की राज्य सरकार ने कोशिश की कि राजभवन के साथ सीधी सीधी लड़ाई यहां पे ना हो, क्योंकि गवर्नर चाहे तो सच में इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि यहां पे आरिफ मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। फिर रिसेंटली पेंशन का मुद्दा, आपको पता होना चाहिए कि केरला कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनको पेंशन दी जाती है केरला के अंदर। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने यहां पे ये बोल दिया कि ये पेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब आप राज्य की सरकार के एम्प्लॉयज को पेंशन नहीं दे रहे हो और स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे पेंशन दे रहे हो, तो इन मिनिस्टरों के पर्सनल सेक्रेटरीज को आप किस बेसिस पे पेंशन दे रहे हो? उसके बारे में 2-3 दिन पहले मैंने एडिटोरियल में एक आर्टिकल भी आपके साथ डिस्कस किया है। फिर रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो हिजाब रू हुआ कर्नाटका का, इसके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने बोला कि अगर इंस्टीट्यूशंस कोई नियम कानून बना रहे हैं तो बच्चों को नियम कानून मानना चाहिए, इस प्रकार से यहां पे धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान करना चाहिए। फिर केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जब रेजोल्यूशन पास किया था फार्म लॉज और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, तो उस रेजोल्यूशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पेशल सेशन को कन्वीन करने से मना कर दिया था आरिफ मोहम्मद खान साहब ने। तो कन्फ्रंटेशन के बहुत से इंस्टेंसेस मिल रहे हैं केरला में आरिफ मोहम्मद खान साहब वर्सेस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस प्रकार के कन्फ्रंटेशन के इंस्टेंसेस वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल रहे हैं, तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मतलब है इस गवर्नर के ऑफिस का, अगर ये गवर्नर का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार के काम करने के तरीके को ब्लॉक कर रहा है। ये यहां पे इस आर्टिकल में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अ टेस्टिंग वोट, India has good reasons to abstain but might have to revisit its stance if the conflict worsens। तो ये वही न्यूज है जो कि मैंने आज के करंट अफेयर्स में भी आपके साथ डिस्कस की है। यूक्रेन में जो रशिया का अग्रेशन हो रहा है, इसको लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रेजोल्यूशन आया, उसको रशिया ने कर दिया वीटो। इस रेजोल्यूशन का नाम था 8979 रेजोल्यूशन। अब इसी प्रकार का रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आ रहा है और अब तक 193 कंट्रीज में से 83 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि रशिया के अगेंस्ट डिसीजन लेंगी, ये तय है। वैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन का मतलब था, जिसको रशिया ने वीटो कर दिया। इससे पहले जॉर्जिया में जब मिलिट्री एक्शन किया था 2008 में रशिया ने, तब भी इस प्रकार का यूएनएससी में रेजोल्यूशन आया था, रशिया ने वीटो किया था। क्रीमियन पेनिनसुला को जब कब्जाया रशिया ने 2014 में, तब भी इस प्रकार का रेजोल्यूशन आया था, रशिया ने उसको वीटो कर दिया था। समझ गए? तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहां पे रशिया तो वीटो करेगा ही। वेस्टर्न कोलिशन को यह बड़ा खराब लग रहा है कि चाइना इंडिया कैसे एब्सटेन कर गया। इंडिया को तो वेस्टर्न कंट्री का साथ देना चाहिए। इन वेस्टर्न कंट्रीज को यह नहीं पता कि जब इंडिया को जरूरत थी कश्मीर के मुद्दे पे, तब रशिया हमारे फेवर में आया। तो आज की डेट में हमको तो फेवर रिटर्न करना ही पड़ेगा। आज की डेट में हम इतने वेपन्स खरीदते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि नो डाउट हम रशिया से किसी भी हाल में पंगा नहीं ले सकते। ये वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर कितना भी प्रेशर डालें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये जरूर है कि चाइना का स्टैंस यहां पे थोड़ा मेलो डाउन हुआ है। चाइना ने एब्सटेन किया है। चाइना पहले तो रशिया के फेवर में जा रहा था, लेकिन इस रेजोल्यूशन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में, रशिया के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन की बात नहीं रखी गई, इसलिए चाइना एब्सटेन कर गया। एक्चुअली में ये जो रेजोल्यूशन है मॉस्को के अगेंस्ट, इसको पेन डाउन कर रहा है यूएस और अल्बानिया। तो चाइना ने बोला कि हम आपके रेजोल्यूशन को वीटो कर देंगे, अगेंस्ट वोट करेंगे, लेकिन अगर आप मिलिट्री एक्शन की बात नहीं करते हो रशिया के अगेंस्ट, तो हम एब्सटेन करेंगे। तो यूएस और अल्बानिया ने इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में बोला कि ठीक है भाई, रशिया के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन की बात नहीं की, इसलिए चाइना ने एब्सटेन किया। नहीं तो चाइना रशिया के फेवर में जाता और वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट जाता। समझ गए आप बात को? तो कुल मिला के अगर आप देखो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी कुछ नहीं होने वाला है। सारी कंट्रीज अगर अगेंस्ट भी वोट कर देती हैं रशिया के, तो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं। कंट्रीज ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी रशिया के केस में। यहां पे हाँ, सैंक्शंस लगा दिए गए, स्विफ्ट सैंक्शंस, बहुत सारे और तगड़े सैंक्शंस लगा दिए गए। रशियन इकोनॉमी के ऊपर इतने मेजर सैंक्शंस इस समय पे लगे हुए हैं कि लॉन्ग टर्म में जो यूक्रेन के ऊपर अटैक है,
इसको सस्टेन करना सच में रशिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएस, जर्मनी और बाकी कंट्रीज अब यूक्रेनियन फोर्सेस को हथियार वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट एयर पावर असिस्टेंस, एयर बॉम्बिंग और अपने सोल्जर्स कोई भी कंट्री यहां पे प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन हाँ आर्म्ड फोर्सेस को मदद डिफेंस इक्विपमेंट के फॉर्म में जरूर आ रही है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। लेकिन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में यूक्रेन का रशिया को पुश बैक कर पाना सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। बैलेंस ऑफ पावर इस समय पे नो डाउट रशिया के फेवर में है, क्योंकि कल की डेट में अगर एयर स्ट्राइक्स आती हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रशिया के फेवर में, तो नो डाउट चाइना यहां पे इंटरवीन करेगा और ये कोई भी यहां पे नहीं चाहता। इंडिया ने एक बहुत ही न्यूट्रल स्टांस लिया है। कल की डेट में वेस्ट कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, चाइना भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो भी इंडिया साइडलाइंस पे रहने वाला है और हमें वही यहां पे करना चाहिए। यूक्रेन हमारे लिए इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल डिसीजन में यूक्रेन ने खुल के हमारा सपोर्ट नहीं किया है। रशिया कई बार इंडिया के अगेंस्ट स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन को वीटो कर चुका है, तो नो डाउट इस समय पे हमारे लिए रशिया के फेवर में खड़ा होना सही पॉलिसी डिसीजन है। बस यही सब बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई, ज्यादा कुछ यहां पे देखिए है नहीं। एक आर्टिकल यहां पे काम का है, ये अच्छा आर्टिकल है। इंडिया मस्ट नॉट अलाउ मशरूमिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस विदाउट ट्रेन्ड फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए यूक्रेन में जो वॉर छिड़ा है उसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, तो देखो सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार की यूनियन बजट के एक वेबिनार में क्या बोला कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस करना है, और इस फोकस के तहत प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो इंडियंस दूसरे देशों के छोटे छोटे देशों में जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, उन्हें रोकना जरूरी है। इंडिया के अंदर ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बनाना, जो भी मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर रह के इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करें, ये इंडिया की यहां पे अप्रोच रहनी चाहिए। लेकिन इस अप्रोच को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें इंडिया के मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के जो भी डायनेमिक्स है उनको सीख करना पड़ेगा। डायनेमिक्स थोड़े हिले हुए हैं। अगर देखा जाए तो मेडिकल एजुकेशन के लिए बच्चे यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, और यहां पे पढ़ाई बच्चों के लिए हो जाती है थोड़ी महंगी। यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में मेडिकल एजुकेशन करनी महंगी है, तो कम बच्चे जा पाते हैं। ज्यादातर बच्चे जाते हैं रशिया में, चाइना में। रशिया चाइना बड़ी कंट्रीज है मेडिकल के लिए। यूक्रेन आप कह सकते हो कि यूरोप की वन ऑफ द बड़ी कंट्रीज में आता है, लार्जेस्ट कंट्रीज में आता है मेडिकल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। हेल्थ केयर के रिस्पेक्ट में वहां पे मेडिकल एजुकेशन में ज्यादा आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वन कंपेयर टू मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। और ये बच्चे अपनी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंडिया के रूरल इलाकों में काम नहीं करते, सिटीज में काम करना प्रेफर करते हैं। चाहे वो मेडिकल डॉक्टर्स हो, पैरामेडिक्स हो, नर्सेज हो, वो सिटीज में जाके काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि सिटी में वो ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। सिटी में ओवरऑल इनकी पढ़ाई में जो खर्चा हुआ है वो काम करके रिकवर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन बहुत हद तक कॉमर्शलाइज है, मेडिकल फील्ड ही बहुत हद तक कॉमर्शलाइज है। मेडिकल एजुकेशन कराने के लिए लैंड चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेन फैकल्टी चाहिए, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और जिस प्रकार की एजुकेशन इंजीनियरिंग में हुई है उस प्रकार की मेडिकल में ना हो जाए, ये भी इंश्योर करना जरूरी है। आज की डेट में आप देखो इंजीनियरिंग के बतेरे कॉलेजेस खुले हुए हैं, ठीक है ना, और शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और पता नहीं कौन कौन से इंजीनियरिंग के कॉलेज खुले हुए हैं। उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर अक्सर कर सवाल उठाया गया है। बहुत यूपी वगैरह चले जाओ तो भैया पॉलिटिशियंस ने अपने ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रखे हैं, और इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रॉपर तरीके से स्किल वगैरह नहीं मिलती। किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या बात करो, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हाल है। तो जो हाल हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का हुआ है, वैसे ही अगर मेडिकल कॉलेजेस खुलने लग गए तो मतलब क्या है, मेडिकल कॉलेजेस में जब तक क्वालिटी नहीं है तब तक कोई मतलब ही नहीं। हमारे देश में जब इंजीनियर्स इंजीनियरिंग खत्म करते हैं उसके बाद ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए उनको फर्दर स्किल ट्रेनिंग देना जरूरी है। इस प्रकार की चीजें हम लोग मेडिकल एजुकेशन में अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी इंडिया में प्रति 1000 इंडियन के लिए एक ही डॉक्टर है। जितने स्पेशलिस्ट की जरूरत है उसके 10% स्पेशलिस्ट हमारे पास है। तो ऐसे केसेस में हेल्थ केयर एजुकेशन स्मार्ट और एफिशिएंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट अगर मेडिकल केयर शुरू करते हैं इंडिया के अंदर तो उसमें क्वालिटी रहना जरूरी है, और वो क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो रहा है वही मेडिकल में होने लगेगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो मेडिकल कॉलेजेस को इंडिया के अंदर खोलना ये डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजेस में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाना, एक प्रॉपर हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बनाना, इन मेडिकल कॉलेजेस में स्किल्ड फैकल्टीज आके पढ़ाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, इंटरनेशनल कॉलेजेस के साथ एसोसिएशन हो, तब जाके इंजीनियरिंग कॉलेजेस इफेक्टिव होंगे, सॉरी मेडिकल कॉलेजेस इफेक्टिव होंगे। और उसके लिए सरकार को जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। अगर सरकार बस ये स्ट्रैटेजी लेके चल रही है कि भैया प्राइवेट
जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस खोल के एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो एजुकेशन तो आ जाएगी, डिग्री तो आ जाएगी, बट उस डिग्री के प्रोपोर्शन में स्किल नहीं आएगी मेडिकल, आप कह लो प्रोफेशनल्स में, और स्किल ही बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में अगर आपके पास मेडिकल स्किल नहीं है तो क्या मतलब है। इंजीनियरिंग में तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ अगड़म तिगड़म में काम चल जाता है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन बहुत प्रिसाइज होती है। इसीलिए हमारे देश से बाहर जो मेडिकल की एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं उनको देश के अंदर रोकना जरूरी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रोक के उनको क्वालिटी एजुकेशन देना भी जरूरी है, और वो क्वालिटी एजुकेशन देना इस समय पे चैलेंजिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्ड फैकल्टीज, लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट। इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है और सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।